नमस्कार दोस्तों, MK हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। पति पत्नी की कहानी। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। कोई इतना सुंदर भी कैसे हो सकता है जो उसको एक बार देखता बस देखता ही रह जाता। मन में ना जाने कितने सपने संजोए हुए थे। ऋतु नाम था उसका। लंबे काले बाल खुल जाएं तो बदरी काली घटाओं सी और खुले बाल मानो वृक्ष की पत्तियां, लहलहाती फसल, मृग नैनी सी आंखें, कजरा ऐसा कि चित चोर जो नजर पड़ जाए भूल से भी किसी पुरुष पर वो घायल हो ही जाए। माथे की लाल बिंदी, चंद्रमा सा भान, रंग सांवला मन भावन, कुदरत ने सांचे में बहुत तसल्ली से रचा था इस नारी को। होठ गुलाबी, मुस्काए तो हजारों पुष्पादि रसमय हो जाए और भंवरें ईर्ष्यालु हो रसा स्वादन करने को अभिभूत हो जाए। अंग अंग सगुठित सुडोल मद मस्त गजनी। ऋतु अभी 17 साल की हुई ही थी कि माता पिता ने उसका विवाह अंजनी संग तय कर दिया। ऋतु के अनुरूप अंजनी कुछ भी नहीं था, सरल स्वभाव। अंजनी दिल से बहुत अच्छा था और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। वो खूबसूरत पत्नी पाकर प्रफुल्लित चित मन, प्रकृति ने उसे वन देवी दे दी हो। प्रथम मिलन की सुहानी घड़ियां, आनंदमय पल, स्वार्थिक पलों की अनुभूति। ऋतु के अनुसार उसे अंजनी पसंद न आया। वो राजहंस ने कुछ अलग दुनिया में सरोवर के हंस राज के लिए बनी थी, जिसके स्वप्न वो देखा करती थी। ऋतु जीवन के रास रंग में घुलने का प्रयास करती, मन विचलित रहता, प्रतिशारता रहती अपने स्वप्न में आए उस राजकुमार के प्रेम के लिए। अंजनी अपनी पत्नी की हर सम्मान गौरव के लिए पलकों पर बिठाए रखता। सब सुख था, राज रानी थी, बस एक मृग नैनी को कस्तूरी की मृग तर्शना, कई पुरुषों का आमंत्रण अस्वीकार था उसे। स्पर्श लेश मात्र भी पसंद नहीं, कई चाहने वाले कद्रदान थे उस पर। उसका स्वप्न अलग दुनिया का था। नारी हर सुख अस्वीकार कर देती है। अगर मन चाहा सुख मिल जाए तो गरीब की झोपड़पट्टी भी उसे बुरी नहीं लगती। सास ससुर थे नहीं, अकेली पति की दुलारी, नाज नखरों वाली जिदखोर। एक दिन शहर से ऋतु की सहेली आरती आई। शहरी पहनावा, कटे बाल, ऊंची एड़ी के सैंडल और जेवरों में लदी शहरी हाव भाव। अंग्रेजी उसकी जुबान से हट ही नहीं रही थी, जो ऋतु की समझ से परे थी। ईर्ष्यालु भाव उफान पर थे। सोच रही थी मन ही मन, कभी नाक पोंछनी भी नहीं आती थी। मेरे सामने तो नौकरानी लगती थी, आज सारा सौंदर्य बेकार लग रहा था। ऋतु को अपना शहर कैसा होता है आरती। शहर सुंदर, घर बड़ी बड़ी इमारतों से भरी कार, रेल, हवाई जहाज, सैर सपाटा, किट्टी पार्टी, शराब, मौज मस्ती। क्या हम शहर में आ सकते हैं? उत्सुकतावश ऋतु बोली। हाँ, क्यों नहीं ऋतु, एक बार शहर आ जा, फिर देख मैं तेरा हुलिया ही बदल दूंगी। ले मेरा मोबाइल नंबर ले ले और कागज पर लिख ले 89-09। पर ये क्या लिखा है? ये तो गिनती है, इसका मैं क्या करूंगी? अरे ऋतु, ये देख, ये मोबाइल है, ये आरती लाइट भी जल रही है इसमें तो। हाँ, इससे हम दूर रहकर बात करते हैं। सच आश्चर्यचकित थी ऋतु। अचानक आरती के पतिदेव मयंक का फोन घनघना उठा। जी मयंक, कहिए। अरे आरती, कल शहर आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ सोना जानू? आरती, कल आ जाओ। जी ठीक है। ऋतु तब तक आरती का मुंह देखती रही। अच्छा ऋतु, मुझे तैयारियां करनी है, कल सुबह की बस है, मैं जाती हूँ अब। और आरती खट खट सैंडल की आवाजें देकर ऋतु
को बाबरा कर रही थी। ईर्ष्यालु भाव औरत की जिद और बर्बादी का कारण बनती है। नारी हट। ऋतु बाल खोलकर औंधी पलंग पर लेट गई। आज घर को भवन बन गया था। आज सपनों का राजकुमार नहीं, शहर की चकाचौंध और आरती का रहन सहन और मोबाइल याद आ रहा था। मन में आरती के लिए मनभेद वाला विचार। शरीर पलंग पर ढीला ढाला, बिना श्रृंगार के रोती और गुस्सा करती। बचपन की बातें और आरती की गरीबी पर विचार करती। मेरी उतरन और झूठा भोजन खाती थी, झूठी थी मेरी। आज भाव देखो, दिन पलट गए भिखारिन के। आज ऋतु को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। आरती की आवाजें उसे बार बार कचोट रही थी। संध्या काल का समय। अंजनी ने देखा ऋतु पलंग पर लेटी सुबक रही है और अपना मुंह तकिए में छिपाए हुए है। ऐसा पहली बार हुआ था कि ऋतु बिना श्रृंगार के रही हो। पलंग के किनारे बैठकर अंजनी ऋतु के लंबे केशों को सहलाते हुए बोले, ऋतु जी, आज ये कैसा वेश बनाया हुआ है आपने, और ये क्या बिना श्रृंगार। आप तो मुंह पलटकर गुस्सा दिखाती। ऋतु ने कहा, हट जाइए, हमसे बात ना करिए। अरे अरे, आप गुस्से में और भी खूबसूरत नजर आ रही हैं, ठिठोली करते हुए अंजनी ने कहा। ऋतु एकदम उठकर बोली, हमें आपसे वचन चाहिए और वो पूरा करोगे आप। अरे जायज होगा तो जरूर करेंगे। नहीं नहीं, पहले कहिए हाँ और तब बताएंगे। बोलिए भी, हमने आपको कभी ना कहा है क्या? फिर ये जिद और वचन क्यों? आप मना नहीं करोगे। और एक उंगली अंजनी के सीने पर कुर्ते पर फिराकर बोली, मुझे मोबाइल चाहिए। अच्छा जी, क्या करोगी आप? मोबाइल का क्या करेगी? बात करेंगे आरती के पास, उसके पास भी था मोबाइल। ये आरती कौन है? मेरी सहेली है, बचपन की, शहर की है, शादी हुई है शहर में। अच्छा, शहर जाएगा कोई तो मंगवा देंगे। एक वचन, और हम यहाँ गांव में नहीं रहेंगे, हमें शहर में रहना है। ये क्या कह रही हैं आप? गांव मेरी जन्मभूमि है, मेरा व्यवसाय, जान पहचान, सम्मान। क्या कमी है आपको? मुझे नहीं रहना यहाँ। नहीं रहना कहा ना नहीं, और फूट फूट कर रोने लगी। अरे ऋतु जी, आप जिद कर रही हैं। हम शहर में किसी को नहीं जानते, शहर में बस अपने लिए जीते हैं, किसी को किसी से मतलब नहीं। स्वार्थ से भरे लोग, झूठा आवरण और नकली जीवन। मैं जाऊंगी शहर, मेरी सहेली आरती है वहाँ, वो तो मुझसे सुंदर जीवन जी रही है। वो बोली है, एक बार शहर तो आओ। मैंने वादा भी कर लिया है आरती से। बेचारा अंजनी औरत की सुंदरता में छुपी इस काली छाया को आज देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, जिद के कारण और वचनों में आकर औरत दूसरी के कई बन जाती है और पुरुष असहाय। अच्छा ठीक है, कल सुबह गांव के बड़े बुजुर्गों से सलाह मशवरा करते हैं। उठो और खाना तो खिलाओ। ऋतु बालों को लापरवाही से मोड़कर जोड़ा बनाती हुई, मंद मंद मुस्कुराती हुई रसोई घर में जाते हुए अपनी जीत की खुशी पर विजय मनाती प्रफुल्लित चित हो जाती है। अंजनी अपने गांव के एक लड़के से, जो आजकल छुट्टियों में घर आया था, अतुल नाम था उसका, उससे बात करते हैं। अतुल, आपकी भाभी जी मोबाइल की मांग कर रही हैं, आप शहर जाएं तो लेते आना। अतुल 25 साल का नवयुवक था, सुंदर और सजीला। उसने ऋतु को एक बार देखा था, दीवाना बना हुआ था। आज एक मौका मिल रहा था सुंदर भाभी के दर्शन को। अरे अंजनी भैया, मोबाइल चलाना आसान नहीं है, सीखना भी तो होगा। सही कहा अतुल भाई, तुम सिखा देना मोबाइल चलाना। जी भाई। आज अतुल की बाहें खिल उठी। भाई, आप हमें कुछ 10,000 रुपये दो, हम अच्छा सा मोबाइल शहर से ले आते हैं, साथ में एक सिम भी।
अरे भाई, हमारा इन चीज़ों से वास्ता नहीं है, जैसा भी हो ले आओ। और अंजनी ने 10,000 रुपये अतुल को सौंप दिए। अतुल शहर से एक मोबाइल ले आया और गांव आकर रितु के घर का दरवाजे पर खटखटाता है। रितु दरवाजे को खोलकर देखती है, एक खूबसूरत वहाँ का नौजवान। जी कहिए, किससे मिलना है? वो तो है नहीं, दुकान पर गए हैं। भाभी जी नमस्ते, मैं अतुल आपके गांव में रहता हूँ। आप नहीं पहचानती हमें, पर हम जानते हैं आपको। अच्छा जी, काम बताइए, इधर कैसे आना हुआ? अंदर आने को नहीं कहेंगी आप, या बाहर से भगाने का इरादा है? आइए आइए अतुल जी। रितु रसोई घर से पानी लेकर आई और अतुल को देखकर बोली, अब बताइए इधर कैसे आना हुआ? बताते हैं। आपने भैया जी से कुछ मंगवाया था क्या या नहीं? क्यों, आप भी न भाभी जी? ये लो मोबाइल। अरे वाह! हाथ में मोबाइल पकड़कर खुशी से उछलने लगी रितु, जो अतुल को मदमस्त कर रही थी। अच्छा भाभी जी, फ़ोन खोलकर बताइए तो। रितु बटन खोलना नहीं जानती तो खोलेगी कैसे? यहाँ आइए हमारे बराबर में, हम बताते हैं। रितु उछलकर अतुल के बराबर में मोबाइल लेकर बैठ जाती है। रितु हाथ में मोबाइल पकड़े हुए और अतुल नाजुक उंगलियों को पकड़कर मोबाइल दबाता है और मोबाइल खुल जाता है और रितु खिलखिलाकर हंसती है। भाभी जी, पहले किसे फ़ोन करोगी आप? मैं आरती को। और अंदर जाकर कागज़ पर आरती का नंबर अतुल को देती है। अतुल स्क्रीन पर नंबर दबाता है और कॉल आरती को जाती है। अतुल, हेलो मैम, रितु जी बात करना चाहती हैं। रितु के हाथ में फ़ोन देकर रितु का पैर लगाकर बात करती है आरती। अरे वाह रितु, फ़ोन ले लिया आपने? हाँ आरती, कल कहा था उनसे और आज अतुल जी ले आए। कौन? अंत गांव के देवर जी हैं। चल रितु, मैं बिजी हूँ, बाद में बात होगी। और फ़ोन काट दिया। रितु सोच रही थी कि शहर में बैठी आरती से कम बात क्यों हुई और अतुल से बोली, ये बिजी क्या होता है? अतुल मुस्कुराहट देते हुए बोला, भाभी जी, अंग्रेजी का शब्द है बिजी, मतलब अभी काम है, व्यस्त है। आप हमें अंग्रेजी सिखाओगे? क्यों नहीं, मोबाइल चलाएंगी तो अंग्रेजी आनी ही चाहिए। अतुल मौके की तलाश में था कि रितु के कितने करीब रहा जाए। ये दूसरा नंबर मेरा है, जब मन करे बात करना। हमें बात करनी नहीं आती, कैसे होगी बात? अच्छा, मैं अपने मोबाइल से आपको फ़ोन करता हूँ, आप बाहर जाइए। रितु बाहर जाती है। अतुल नंबर डायल करता है। रितु फ़ोन उठाती है। हेलो स्वीटी, भाभी जी। जी अतुल जी, आवाज़ आई हमारी, बहुत सुंदर। अब चलता हूँ, घर जाकर बात करता हूँ आपसे। कल से अंग्रेजी सिखाने आऊँगा। रितु फ़ोन खोलती, बंद करती और खुश होती। आज मोबाइल और वो नई दुनिया। अतुल रोज आता, अंग्रेजी सिखाता और घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करना। अब तो अंजनी अच्छा न लगता था उसको। अपने पति से बहुत कम बातें करती थी। अब वो आरती से बातें। 3 लोग थे ये दुनिया उसकी, आरती, अतुल और उसका मोबाइल। अतुल से नज़दीकियों में आ गई थी रितु, वो जिसे दुनिया ना जाए संबंध कहती है। कभी रितु किसी के करीब नहीं गई। आज रितु अपने सपनों का सौदागर अतुल को समझ बैठी थी। अतुल रितु की देह का भोग कर चुका था, अब वह तृप्त हो चुका था। उसने रितु को मोबाइल की बारीकियां, खेल और फेसबुक और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप से जोड़ दिया। बदले में रितु अपनी देह सौंप चुकी थी, अंग्रेजी भी अधिकतर सीख चुकी थी। अतुल को अब शहर जाना था और वह अपनी सारी बातें अपने मित्र संजीव को बताकर शहर चला गया। दगाबाज अतुल रितु का नंबर तक दे गया।
आज ऋतु उदास थी। बार बार वह अतुल को फोन करती, मगर अतुल फोन को काट देता। अब वह ऋतु से दूर हो गया। ऋतु बार बार फोन देखती कि एक बार अतुल फोन करेगा। इंतजार था उसे, मगर अतुल पागल ना था। आदत नहीं, जरूरत थी। ऋतु अकेलापन और आदत मजबूर करती है सोचने पर कि जो दिन रात साथ था बदल कैसे गया। आरती को फोन किया और अतुल के साथ बिताए पल का जिक्र तक कर दिया, जो ऋतु के लिए आने वाला समय के लिए कष्टमय बन सकता था। तभी अचानक से नए नंबर से फोन घनघना उठा। ऋतु ने रिसीव किया। जी कौन? भाभी जी नमस्ते। जी पहचाना नहीं? जी आपके दोस्त अतुल का मित्र। ओहो, अतुल जी कहाँ हैं? फोन नहीं उठा रहे हमारा। मैं मिलकर बताता हूँ आपको। ठीक है, आप आइए, मैं इंतजार करती हूँ आपका। और इस तरह संजीव और ना जाने कितने ही लड़के गांव के उस रास्तरगनी के सरोवर में तैर कर और छोड़कर चले गए। बेचारा अंजनी बेखबर, अपनी जिंदगी में मशगूल। गांव में दबी जुबान से बातें होने लगी। गांव के समझदार बुजुर्ग लोगों ने पंचायत बैठाने का फैसला कर लिया। अंजनी को विशेष एक पत्र पंचों ने सपत्नीक आने को कहा। अगले दिन का निमंत्रण था। अंजनी घर आकर वह निमंत्रण पंचों का ऋतु को दिखाता है, मगर लापरवाह हटी बेतहाई पर उतरी नारी अनदेखी कर देती है। सौंदर्य का एक यह भी रूप था। अगले दिन गांव में पंचायत खचाखच भरी थी। नव युवती, नव युवक, स्त्रियां, पुरुष और पंच परमेश्वर एक वृक्ष के नीचे। इंतजार था सबको ऋतु और अंजनी के आने का। ऋतु सजी धजी इठलाती बल खाती सभा में अंजनी संग पहुंचती है। अंजनी ने सबको प्रणाम किया, पर ऋतु बिना सिर पर पल्लू ओढ़े हाथ में मोबाइल नचाती हुई पहुंची। अंजनी का व्यवहार सादगी और सरल था, किसी से छुपा ना था। औरत जात का यह कैसे संस्कार सलीके थे। लोग दबी जुबान में गुनगुना रहे थे। पंच परमेश्वर का फैसला ईश्वर की सहमति पर होता था। जिसको न मानना ईश्वर की अवहेलना। आज सही निर्णय होना। हाथ को बांधे अंजनी शांत मुद्रा में खड़ा, सिर झुकाए, और ऋतु लापरवाही से खड़ी, पैर के नाखून से जमीन खुरसती रहती है। एक पंच अपने स्थान पर बैठकर बोले, अंजनी, गांव का माहौल तुम्हारी पत्नी के कारणों से खराब हो रहा है। इस स्त्री को गांव से जाना ही होगा। परमेश्वर, आखिर इसने क्या गुनाह किया है? अंजनी, तुम्हारी पीठ पीछे ये पर पुरुष गामनी हो गई है। पूछो अपनी पत्नी से। ये सच नहीं है। परमेश्वर हर प्रकार का वैभव, धन, हर घर सुख सुविधा दी है ऋतु जी को। ऋतु जी, क्या ये सच है? कह दो कि झूठ है। ऋतु किसी बुजुर्ग का, गांव का सम्मान और पति के सम्मान को ताक पर रखकर चिल्लाई, हाँ ये सच है। मैं बेगैरत हूँ। मुझे जो चाहत है वो तुम पूरी न कर सके। ना मर्द है तू। आरती सच कहती है, किसी काम का नहीं। भोजन के अलावा जिंदगी में बहुत कुछ है। गांव के औरतें पुरुष मुंह पर हाथ रखकर अंजनी के सीधेपन पर उदास हो रहे थे। सभी मन में सोच रहे थे, कितना सीधा है अंजनी। आज पुरखों की इज्जत भरी सभा में नीलाम हो रही थी। एक पंच बोली, अंजनी औरत की नाक में नकेल नहीं डाली, देखो अंजाम। पर हम अपनी सर्व सहमति से इस औरत को गांव छोड़ने की आज्ञा देते हैं। क्यों गांव वालों, हमारी आज्ञा स्वीकार है। पूरा गांव एक सुर में बोल उठा, जी हाँ, पंच परमेश्वर की जय हो, पंचों की जय हो। ऋतु भागकर घर की ओर दौड़ी। अंजनी जमीन पर बैठकर दोनों हाथ सिर पर रखकर जमीन को देख रहा था। सभा समाप्त हो गई थी। लोग अपने अपने घर चले गए थे। अकेला मन व्यथित अंजनी गिरते पड़ते घर पहुंचा।
और अपनी पत्नी ऋतु से बोला, हे औरत जात, तुझसे अच्छी तो वो औरत है जो मजबूर होकर अपने बच्चों की भूख मिटाने को अपना जिस्म बेचती है। पर जाओ, मैं ऐसी सुंदरता पर थूकता हूँ। हाँ, जा रही हूँ, अब तुम्हारी शक्ल भी ना देखूंगी। आरती का ड्राइवर मनोहर आता ही होगा, एक दिन रोगी, पछताओगी, कोई साथ ना देगा। ऋतु जी मेरी बद्दुआ है, तड़पोगी। ईश्वर करे पानी भी नसीब ना हो मरते दम तक। एक पति का श्राप है, अभी की अभी निकल जाइए यहाँ से। और सुबकने लगा। मनोहर बाहर कार में इंतजार कर रहा था। पहली बार ऋतु को देखता ही रह गया। उसका सौंदर्य अप्रीतम। कार का दरवाजे को खोलकर अंदर बैठने का स्वागत करते हुए कहा, आइए मैम जी, आरती जी ने आपको सम्मान सहित लाने को कहा है। धन्यवाद। किसी बात का पछतावा नहीं था, बस हवाओं में उड़ने की चाहत। आज अपना आशियाने को आग लगा चली थी। कहते हैं एक औरत चाहे तो घर बना दे और चाहे तो खंडर बना दे। जो औरत अपनी भावनाओं पर अंकुश न लगा सके, बर्बादी और बर्बादी ही होती है। शहर की हरियाली, बड़ी बड़ी इमारतें, कारों का सड़कों पर दौड़ना हवा दे रहा था ऋतु की सोई भावनाओं को। आरती का घर, आलीशान बड़े बड़े पर्दे, सोफे, नौकर चाकर। ऋतु की आंखों को विश्वास न हो रहा था। सपनों की दुनिया इतनी अनोखी। चल ऋतु बैठ। हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया। ऐसा लगता है मानो अगर बैठ गए तो अंदर ही घुस जाएंगे। चल अब बाथरूम जा और हाथ मुंह धो ले। बाथरूम तो संगमरमर और टाइल से सजा। नल, शावर, गीजर, संगमरमर के टब, आलीशान शीशा। बाथरूम की शोभा बढ़ा रहा था। ऋतु घबरा गई। आरती, कैसे नल खोलूं जरा बताओ। अरे धीरे धीरे सब आ जाएगा। नल खोलते हुए आरती ने कहा, चल पार्लर भी जाना है, आज शाम पार्टी है नेताजी के यहाँ। ऋतु आश्चर्यचकित थी। क्या दुनिया है ये। सुन, आज से मैं तेरा नाम ऋतु नहीं मोनिका है। फूहड़ सा नाम है ऋतु। चल कुछ खाते हैं अब, फिर ब्यूटी पार्लर चलेंगे। ये किस बला का नाम है। चुप रह, अब मैं देख तेरा हुलिया ही बदल दूंगी। मनोहर को आरती फोन करती है, गाड़ी तैयार रखो, पार्लर जाना है हमको। मोनिका और आरती पार्लर पहुंचे। आरती ने मोनिका के बाल सुंदर से कटवा दिए, चेहरा भी फेशियल करवा कर नाखून पर नेल पॉलिश से सजवा दिया। अपना नया नाम, नई दुनिया में मोनिका बहुत खुश थी। लाल रंग की साड़ी में मोनिका कहर ढा रही थी। नेताजी की पार्टी में सब मोनिका के सुंदरता सौंदर्य को देख रहे थे। नेताजी तो कायल ही हो गए और आरती के पास आकर कुछ पल साथ गुजारने की आज्ञा की गुजारिश करने लगा। आरती ने भी मोनिका को भेज दिया। नेताजी के साथ मोनिका इस दुनिया में अपनी इच्छा से आई थी। आरती तो थी माध्यम, अब मोनिका के ट्यूशन भी लग गए। अंग्रेजी बोलने का और चलने फिरने का, स्टाइल से बैठने का। अब तो मोनिका हजारों दिलों की चाहत बन चुकी थी और उस पर रुपए लगाने वालों की भीड़ भी। मोनिका शराबों के दौर और रात की रानी बन चुकी थी। मनोहर उसे ले जाता और शराब से बोझिल पकड़कर घर लाता। इधर अंजनी का विवाह गांव के लोगों ने एक विधवा से करवा दिया। सुशीला नाम था उसका। सुशीला सुलझी समझदार थी। पति घर दोनों जल्दी संभाल लिए क्योंकि दोनों वक्त के मारे थे। 1 साल बाद अंजनी एक पुत्र का पिता बन गया। अंकुश नाम रख बालक का ईश्वर ने अच्छाई का फल प्रदान किया। ऋतु का जिक्र तो भूल ही चुके थे सब। 5 साल गुजर गए।
मोनिका की चमक मंद पड़ने लगी। महफिल में एक से एक सुंदर बालाओं ने उसकी जगह लेनी शुरू कर दी। समय एक जैसा नहीं रहता, चेहरे की चमक, शरीर कमजोर हो रहा था, स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा था। अब झूठी दुनिया, झूठे लोग, हवस का दौर अब समझ आ रहा था मोनिका को। आज आरती के साथ गौहर साहब के घर जाना था। शानो शौकत वाले थे गौहर साहब। आज मोनिका थकी थी, तबीयत नासाज लग रही थी, उसे लगातार चक्कर, कमजोरी महसूस हो रही थी। आरती आई और बोली, उठो जाने मन, आज तो गौहर जी का ड्राइवर आता ही होगा, जल्दी से तैयारियां करो, नहीं आज कमजोरी महसूस हो रही है। मनोहर से कहो डॉक्टर को बुला लाए। आरती मनोहर से कहकर डॉक्टर को बुलवा देती है और डॉक्टर ब्लड सैंपल लेकर आराम की सलाह देते हैं। रिपोर्ट शाम को आनी थी। आरती ने डॉक्टर से शाम को क्लिनिक आकर डॉक्टर से मिलने को कहा। आरती ने गौहर साहब से मोनिका के स्वास्थ्य खराब होने की बात कही। शाम को रिपोर्ट और डॉक्टर से मिलकर आरती मुस्कुराहट के साथ मोनिका के पास न आ जाकर दूर खड़ी होकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, मोना डार्लिंग, आज हम बहुत खुश हैं। क्यों आरती, आज आप खुश क्यों हैं? तकिए पर निढाल पड़ी मोनिका धीमे से बोली। मनोहर पानी लेने फ्रिज खोलकर दरवाजे पर ठिठक कर खड़ा हो गया और बातें सुनने लगा। आरती, क्या हुआ, हमें बताओ ना। मोना, आज मेरे बचपन का हर बदला पूरा हो गया। याद है ना, मेरी माँ 3 साल की उम्र में मर गई थी। मेरा बाप तुम्हारे खेतों में बैल, 3 समय की रोटी, कुत्ते की तरह, और तेरा बच्चा कुचा झूठा, लाड़ प्यार में पली लाडो तू। मैं वो दिन नहीं भूलती जब तू मिठाई खा रही थी और मिठाई में कंकड़ था। मुंह से थूक से भरी मिठाई मुझे खाने को दी और मैंने खाई। तेरे फटे कपड़े पे बंद लगाकर पहने हैं मैंने। जब मैं तेरे ससुराल आई, तेरे ठाट बाट अंजनी जैसा पति मुझे बर्दाश्त ना हुआ। तुझे शहर ले आना, भड़काना मेरे प्रपंच का एक हिस्सा था। तू अगर आरती के कहने पर ना आई होती तो आज एड्स की शिकार ना होती, सड़ मर और खव मेरी बला से। अगर तू किसी आदमी के संग भाग जाती, तुझे रानी बनाकर रखता, पर मैं औरत, सच कहा है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये क्या सच है आरती, इतना बड़ा षड्यंत्र? तब तक मनोहर कार में आरती की प्रतीक्षा कर रहा था। और भावुक है पुरुष चलता है तो औरत झेल लेती है, और औरत को छले तो औरत टूट जाती है। आरती कार के दरवाजे को खोलकर आगे बैठ जाती है। मनोहर नफरत से भरा आधी रात का समय, नेशनल हाईवे पर एक जोरदार टक्कर, मनोहर चलती गाड़ी से कूद गया। इधर आरती की कार में मौत हो गई और इधर मोना ने अपनी जीवन लीला पंखे पर फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।